Hey guys, I am Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. दोस्तों, आज के इस सेशन में हम सभी चर्चा करेंगे कोशिका अर्थात सेल से जुड़ी उन सभी संरचनाओं और उनके कार्यों के बारे में जो कि कोशिका चैप्टर में पढ़ना जरूरी है। और आज के एक ही वीडियो में हम कोशिका के संपूर्ण ज्ञान को लेने का प्रयास करेंगे। हालांकि संपूर्ण ज्ञान को लेना संभव नहीं है, फिर भी हम हर संभव कोशिश करेंगे कि हम उन सभी जानकारियों को ले सके जो कोशिका से संबंधित जानकारियाँ हमारे बोर्ड एग्जाम्स में या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन प्रकार के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करें। यदि अभी तक आप लोगों ने कॉपी और पेन लेकर नहीं बैठा है तो अपने कॉपी और पेन को ले आएँ और लिखना मेरे साथ प्रारंभ करें। मैं हर एक टॉपिक को तोड़ कर समझाने का प्रयास करूंगी कि कोशिका क्या है, उनके कार्य क्या हैं, वे कितने प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव क्या है, बहुकोशिकीय जीव क्या है, कोशिका मनुष्य की मूलभूत संरचनात्मक इकाई कैसे है। तो दोस्तों, आप सभी अपने कॉपी और पेन को लेकर बैठ जाएं। अब मैं इस सेशन को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका किसे कहते हैं? तो सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। और इन कोशिकाओं को हम आँखों द्वारा नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, जो कि सूक्ष्मदर्शी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि कोशिका को देखने के लिए कोशिका बहुत छोटा होता है और इसीलिए उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप अर्थात सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। कोशिका भी दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव वैसा जीव है जिसमें एक ही कोशिका पाया जाता है। बहुत ही सिंपल लॉजिक है कि वैसे जीव जिनमें एक ही कोशिका पाए जाते हैं उन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहेंगे, और जिनमें एक से अधिक कोशिका पाए जाएंगे उन्हें हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कोई पूछे एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, तो वह जीव जो एक ही कोशिका से बना होता है उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम। कोशिका के साइटोप्लाज्म में कोशिकांग पाए जाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि ऊतक किसे कहते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऊतक किसे कहते हैं। तो एक ही प्रकार के कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह, वैसे कोशिकाओं का समूह जो एक ही प्रकार का कार्य करता हो उसे हम ऊतक कहेंगे। वैसे कोशिकाओं के समूह जो एक ही प्रकार का कार्य करता हो उसे हम ऊतक कहते हैं। अब बात आती है कि पादप कोशिका क्या है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका, इसमें क्या अंतर है और ये दोनों क्या हैं। पादप कोशिका क्या है? इसमें कोशिका भीतर उपस्थित रहता है तथा हरित लवक पाए जाते हैं तथा केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहती हैं, उन्हें हम पादप कोशिका कहते हैं। इसके बारे में विस्तार से हम आगे जानेंगे। ये शॉर्ट में जानने का प्रयास करते हैं। इस पूरे पाठ की समीक्षा लेते हुए थोड़े शब्दों में जानने का प्रयास करते हैं। हम हर एक टॉपिक को डिटेल से आगे बताएंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट है जंतु कोशिका क्या है। पादप कोशिका में कोशिका भीतर उपस्थित रहता है और जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहता है, मतलब उपस्थित नहीं रहता है। उसमें हरित लवक पाया जाता है और इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता। उसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, लेकिन जंतु कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित रहती हैं। ये दोनों एक दूसरे से भिन्न है, जो उसमें उपस्थित है वो इसमें अनुपस्थित है। अब नेक्स्ट है कि कोशिका के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। जीन क्रोमोसोम या गुणसूत्रों के द्वारा वहन किया जाता है। यह आनुवांशिक गुणों को माता पिता में संतति में स्थानांतरण को नियंत्रित करता है। यह आप स्टार देकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टार देकर जीवित कोशिका के अंदर के सभी भागों को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? तो जीवित कोशिका के अंदर के सभी भागों को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। अब उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से या फिर कंपटीशन की दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें पहला है ट्रू और फॉल्स है। यदि कथन सही है तो ट्रू लगाएं और यदि कथन असत्य है तो फॉल्स लगाएं, एफ लगाएं। एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है। तो दोस्तों, मैं जैसा कि बता चुकी हूँ कि एक कोशिकीय जीव में हमेशा एक ही कोशिका होगी, और यदि वो बहुकोशिकीय जीव है तो उसमें एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं। तो ये क्या कह रहा है?
एक कोशिकीय जीव में क्या एक ही कोशिका होती है? तो जी हाँ, एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है। ये कथन जो है, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशी कोशिका शाखान्वित होती हैं? पेशी कोशिका शाखान्वित होती हैं। तो दोस्तों आप इसे याद कर ले कि पेशी कोशिका जो होती हैं वो शाखान्वित नहीं होती हैं। ये कथन, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसलिए यहाँ फॉल्स लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जीव की मूल संरचना अंग है? तो दोस्तों मैं जैसा कि बता चुकी हूँ कि किसी जीव की जो मूल संरचना होती है वो कोशिका होती है, सेल होती है, ना कि अंग। तो दोस्तों यहाँ यदि कोशिका होता, यदि यहाँ लिखा होता कि किसी जीव की मूल संरचना कोशिका होती है, तब यह कथन ट्रू होता, लेकिन यहाँ है कि किसी जीव की मूल संरचना अंग है, तो यह कथन फॉल्स है, यह स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा की आकृति अनियमित होती है? जी नहीं, अमीबा की आकृति जो होती है वो नियमित होती है, ना कि अनियमित। ऑप्शन नंबर फॉल्स, यहाँ फॉल्स जो है वो सही होगा। ये कथन फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अमीबा की आकृति नियमित होती है, ना कि अनियमित। दोस्तों अब इसके बाद इसका आंसर भी है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। मानव तंत्रिका कोशिका का रेखांकित चित्र बनाएं तथा तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा क्या कार्य किया जाता है, इस बारे में बताना है। तो दोस्तों यहाँ मानव तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाकर दिया गया है। आप इसे अपने कॉपी में वीडियो को स्किप करके, वीडियो को रोक करके अवश्य से लिख ले, अवश्य से इस फिगर को बना ले अपनी पेंसिल्स की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर संक्षिप्त नोट लिखिए। मतलब टिप्पणी देना है, संक्षिप्त नोट लिखना है, इसके बारे में कम शब्दों में लिखना है। कोशिका द्रव्य और कोशिका का केंद्रक के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि कोशिका द्रव्य क्या है। कोशिका का वह भाग जिसमें कोशिकांग पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं? तो कोशिका का वह भाग जिसमें कोशिकांग पाया जाता है उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। नेक्स्ट है कोशिका का केंद्रक। कोशिका के केंद्र में पाई जाने वाली एक संरचना, कोशिका का केंद्रक क्या है? कोशिका के केंद्र में, मतलब कोशिका के सेंटर में पाई जाने वाली वैसा संरचना जो कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। और इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं जो कोशिका विभाजन के समय ही देखे जा सकते हैं। आप इसे अपने कॉपी में लिख ले और याद कर ले कि कोशिका का केंद्रक क्या है और कोशिका द्रव्य क्या है। नेक्स्ट है, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? तो कोशिका के कोशिकांग में कोशिकांग पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका का रेखा चित्र बनाकर उसमें 3 अंतरों को लिखना है। तो जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में कि किसमें हरित लवक पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, कोशिका झिल्ली कहाँ होते हैं, कोशिका केंद्र कहाँ होते हैं। तो इस वीडियो में संक्षेप में बताया जाएगा, जो कि मैं पीछे बता चुकी हूँ, फिर से मैं बताती हूँ संक्षेप में। पादप कोशिका का फिगर और जंतु कोशिका का फिगर और फिर उसके बारे में 3 अंतर आप अपने कॉपी में मेरे साथ अवश्य से नोट करते चले। ये है पादप कोशिका का फिगर, आप इसे अपने कॉपी में अवश्य से बना लीजिए। यदि साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो मुझे मैसेज कीजिए। नेक्स्ट, पादप कोशिका किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि साफ दिखाई नहीं दे रहा है मैं फिर से इसे अपलोड करने का प्रयास करूंगी। पादप कोशिका किसे कहते हैं? इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित रहता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित रहता है तथा हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। और केंद्रक झिल्ली जो है वो अनुपस्थित रहती है। पादप कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती है। अब हम सभी देखेंगे जंतु कोशिका का रेखा चित्र, मतलब जंतु कोशिका का चित्र और उसके 3 कार्य और उसके बारे में 3 अंतर, जो कि मैं यहाँ 3 बता चुकी हूँ। पादप कोशिका का, इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित रहता है, हरित लवक पाया जाता है और केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहता है। आप इसे अवश्य से नोट कर ले। ये है जंतु कोशिका, यह है जंतु कोशिका का फिगर। आप इसे भी वीडियो को रोक करके अवश्य लिख ले, यहाँ बनाया हुआ है। और यदि साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट, इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहता है। क्या रहता है? कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहता है और इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है।
हरित लवक नहीं पाया जाता है तथा केंद्रक झिल्ली भी उपस्थित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में अंतर लिखिए। व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स क्या होते हैं? वे वैसे जीव जिनकी कोशिकाओं के केंद्रक झिल्ली होती है। वैसे जीव जिनकी कोशिकाओं के केंद्रक झिल्ली होती हैं उन्हें हम यूकैरियोट्स कहते हैं, और जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती हैं उन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। आप सभी समझ चुके होंगे, वे जीव जिसमें कोशिकाओं के केंद्रक झिल्ली उपस्थित होते हैं उन्हें हम यूकैरियोट्स कहते हैं, और इसमें सभी बहुकोशिकीय जीव शामिल होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, मनुष्य, ये सभी क्या है? बहुकोशिकीय जीव हैं, मल्टीसेल्यूलर हैं। और प्रोकैरियोट्स वैसे जीव जिनमें कोशिकाओं के केंद्रक झिल्ली नहीं होते हैं, विहीन मतलब नहीं होना, उन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। आप इसे भी वीडियो को रोक करके अवश्य लिख लें। एग्जाम्पल के लिए जीवाणु और नील हरित शैवाल। नेक्स्ट है कि कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है तथा उनके कार्य क्या है? तो कोशिका में क्रोमोसोम तथा गुणसूत्र जो होते हैं वो कोशिका के सेंटर में केंद्रक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम का क्या कार्य है? इसी में था कि उनका कार्य भी बताइए। तो क्रोमोसोम का कार्य क्या है? तो कोशिका के केंद्रक में एक धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? तो कोशिका के केंद्र में, और ये धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। इनका काम होता है ये जीन जैसे आनुवांशिक पदार्थों का वहन करते हैं जो आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती हैं। ये क्या काम करते हैं? आनुवांशिक सूचनाओं का वहन करना, आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य जो होता है वो क्रोमोसोम का होता है। नेक्स्ट है कि सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, समझाइए ये कैसे है? तो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि जैसे कि हम ईंट को जोड़ कर भवन का निर्माण करते हैं, एक एक ईंट रखकर हम भवन का निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार से कोशिकाएं जो होती हैं वो एक दूसरे से जुड़कर शरीर का निर्माण करती हैं। ईंट जो है वो भवन की संरचनात्मक इकाई है, बिना ईंट के भवन तैयार नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से कोशिका उत्तक अंगों का और कई अंग मिलकर ही एक शरीर का निर्माण कर सकता है, वरना इस शरीर का निर्माण नहीं हो सकता है। कई सारे कोशिका मिलेंगे तो उत्तक का निर्माण होगा, और फिर कई सारे उत्तक मिलकर अंगों का निर्माण करेंगे, और कई सारे अंग मिलकर एक शरीर की ढांचा तैयार करते हैं, एक शरीर का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे कि ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से कोशिका के बगैर एक शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। इस प्रकार कोशिका सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। कोशिका जो है वो सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। आप सभी समझ गए होंगे। आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक शरीर का निर्माण करती हैं। ईंट भवन का संरचनात्मक इकाई होता है, ठीक उसी प्रकार कोशिका मिलकर उत्तक अंगों का और फिर कई अंग मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कोशिका सजीवों में मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि क्लोरोप्लास्ट तथा हरित लवक केवल पादप कोशिकाओं में ही क्यों पाए जाते हैं? तो हरित लवक का काम है पत्तियों को तथा पौधों को हरा रंग प्रदान करने का, और ये मानव शरीर में इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। इसकी ज़रूरत होती है पौधे में, इसीलिए क्या होते हैं पौधे में अर्थात पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जंतु कोशिकाओं में इसका कोई कार्य नहीं होता, क्योंकि पादप कोशिका जो होते हैं वो खुद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं। तो ये काम किसका होता है? पादप कोशिकाओं का, अर्थात पेड़ पौधों का। हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि पादप कोशिका जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और यह पौधों और उनकी पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। इसीलिए यह पौधों के लिए महत्वपूर्ण है, ना कि जंतु कोशिका के लिए। अब हम सभी समझ चुके होंगे कि पादप कोशिकाओं में ही क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक
क्यों पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट का ही नाम है हरित लवक हिंदी में। नेक्स्ट कुछ अलग से क्वेश्चन है कि कोशिका क्या है। ये एग्जाम में भी आ सकते हैं कि कोशिका क्या है। तो उसे हम एक लाइन में लिखने का प्रयास करेंगे कि कोशिका जो है वो सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? सजीवों में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम सभी कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट, उस यंत्र का नाम बताइए जिसकी सहायता से हम कोशिका को देख सकते हैं। तो मैं पीछे भी बताई हूँ कि कोशिका बहुत ही सूक्ष्म होता है, उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप अर्थात सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी होती है। तो उस यंत्र का नाम क्या है? माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं। तो मैं बता चुकी हूँ कि एक कोशिकीय जीव वे जीव हैं जिनमें एक ही कोशिका होता है। वैसे जीव जो एक ही कोशिका से बना होता है उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम। नेक्स्ट, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? तो कोशिका के कोशिकांग जो हैं वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पीछे में प्रिंट हो गया था, कोशिकांग लिखा गया था। कोशिका के जो साइटोप्लाज्म भाग होते हैं उसी में कोशिकांग पाए जाते हैं। नेक्स्ट है उत्तक क्या है? एक ही प्रकार के कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर अर्थात कोशिकाओं का समूह मिलकर उत्तक का निर्माण करता है। नेक्स्ट, कोशिका के मुख्य अंगक या भाग कौन कौन से हैं? अर्थात कोशिका के जो मेन भाग है, मेन अंग है, वो कौन कौन सा है? तो कोशिका के मुख्य अंगक जो हैं वो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक होता है। अब नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाने वाले कोशिका अंगकों के नाम बताइए। अब कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं उन कोशिका अंगक के नाम बताना है। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक जो होता है वो कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है। कोशिका झिल्ली के अंदर क्या पाया जाता है? तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक। नेक्स्ट, जीन क्या है? जीन क्रोमोसोम या गुणसूत्र के द्वारा वहन किया जाता है। यह अनुवांशिक गुणों को माता पिता में संतति के स्थानांतरण को नियंत्रित करता है। आप इसे वीडियो को रोक कर अवश्य लिख लें। नेक्स्ट है प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म क्या है? जीवित कोशिका के अंदर के सभी भागों को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यदि कोशिका जीवित है और उसके अंदर के जो भी भाग है उन सभी भागों को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट, क्रोमोसोम या गुणसूत्र को कब देखा जा सकता है? तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि क्रोमोसोम या गुणसूत्र को केवल और केवल कोशिका विभाजन के समय ही देखा जा सकता है। क्रोमोसोम को हम केवल कोशिका विभाजन के समय ही देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि कोशिका के किस भाग को कोशिका का जीवित पदार्थ कहा जाता है? कोशिका का जीवित पदार्थ किसे कहा जाता है? तो वो जो है वो प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है। अभी हम पढ़े थे कि प्रोटोप्लाज्म क्या है? तो जीवित कोशिका के अंदर के भाग हैं। तो जीवित कोशिका का अंदर का भाग है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म किसे कहेंगे? जीवित भाग को कहेंगे। नेक्स्ट, कोशिका क्या है? यही क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं फिर से इसे बताने का प्रयास नहीं करूँगी। आप इसे अवश्य से दोबारा पढ़ ले। कोशिका क्या है? आप जितनी बार पढ़िएगा, आप अपने कॉपी में जितनी बार लिखिएगा आपको उतना ही जल्दी याद होगा। कोशिका क्या है? किस यंत्र की सहायता से हम उसे देख सकते हैं? एक कोशिकीय जीव क्या है? कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? उत्तक क्या है? ये सभी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लोरोप्लास्ट किसे कहते हैं और इसका क्या काम होता है? क्लोरोप्लास्ट किसे कहते हैं और इसका क्या कार्य है, इसे लिखना है। तो हरे रंग के प्लास्टिड को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसका काम होता है यह पत्तों को हरा रंग प्रदान करता है, पत्तों को हरा बनाए रखने में सहायक होता है और यह प्रकाश संश्लेषण के लिए भी आवश्यक होता है। अब आप सभी समझ चुके होंगे कि क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या है और किसे कहते हैं। हरे रंग के प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और इसका काम है पत्तों को हरा रंग प्रदान करना तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होना। नेक्स्ट है कि क्रोमोसोम या गुणसूत्र क्या है। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि केंद्रक में धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं और इसे केवल और केवल कोशिका विभाजन के समय ही देखा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार है कि यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर लिखिए। आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिकांगों के नाम लिखिए।
कि कोशिका द्रव्य में कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले निम्न कोशिकांग हैं। पहला माइटोकॉन्ड्रिया, नेक्स्ट गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी, आप अभी इसे अवश्य देख कर लिख लें। तीसरा है रिक्टिका, 4 नंबर में राइबोसोम और 5 में लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, रिक्टिका, राइबोसोम एंड लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझाइए कि क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं के लिए क्यों आवश्यक है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि यह भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पादप कोशिका बनाता है। पादप जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और क्या काम है इनका कि ये जब प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और इसका काम होता है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करना, पौधों को हरा बनाए रखना, इसीलिए यह पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। और सजीवों के कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई हैं। कैसे? दोस्तों, आप इस सभी क्वेश्चंस को अवश्य से लिख लें। इस वीडियो को आज यहीं समाप्त किया जाता है। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होगा। सो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहें, इसके लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। थैंक यू सो मच।